तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं राजेंद्र प्रसाद। आज मैं आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में विज्ञान में हम आपको जीव विज्ञान के बारे में बताएंगे और जीव विज्ञान विषय में हम आपको प्रजनन की पौधों में प्रजनन एवं उसके प्रकार में हम आपको लैंगिक प्रजनन के बारे में आपको बताने चल रहे हैं। तो लैंगिक प्रजनन को हम इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो लैंगिक प्रजनन, अभी हम अलैंगिक की बात किए थे पिछले वीडियो में। तो अलैंगिक में कोई एकल जनक जो है एक नए जीव का निर्माण करता था। यहाँ पे लैंगिक में आपके दो जीव नर और मादा होंगे। नर और मादा जो है मिल करके लैंगिक जनन का निर्माण करते हैं। हमने आपको बोर्ड पे लिख करके भी दिखाया है। तो यहाँ पे है लैंगिक जनन की वह विधि, लैंगिक जनन की वह विधि जिसमें दो भिन्न लिंग वाले अर्थात नर और मादा भाग लेते हैं। नर एवं मादा द्वारा अलग अलग प्रकार के युग्मकों गैमेट्स की उत्पत्ति होती है। नर युग्मक सचल और मादा युग्मक अचल होता है। नर युग्मक आकार में काफ़ी छोटा व संख्या में बहुत सारे होते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं, किंतु मादा युग्मक आकार में बड़ा तथा संख्या में एक या दो, इन्हें अंडाणु कहते हैं। तो अभी हमने यहाँ आपको बताया कि नर मतलब कि लैंगिक प्रजनन में आपके दो भिन्न लिंग वाले जंतु होते हैं, एक नर और एक मादा। नर जो होता है वो संख्या में आपके ज़्यादातर होते हैं जिन्हें हम शुक्राणु कहते हैं, आकार में छोटे होते हैं। और जो आपके मादा होते हैं वो आकार में बड़े और संख्या में एक या दो होते हैं जिन्हें हम अंडाणु कहते हैं। अब शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं तो उन्हें उस अवस्था को हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। जैसे आपका नर है और मादा है, दो हो गए, तो नर हमेशा क्या करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है, मादा ओवा का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से आपका ये शुक्राणु और अंडाणु, इसे हम क्या कहेंगे, शुक्राणु कहते हैं, शुक्राणु, और ये हमारा जो है अंडाणु है। ये अब शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में आपको फर्टिलाइज करते हैं, निषेचित करते हैं, तो इस दोनों प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, निषेचन कहते हैं, निषेचन। तो जब यहाँ पे जाइगोट का निर्माण हुआ, ये आपका क्या बना, जाइगोट या युग्मनज, युग्मनज। आपको इसको हम इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं, जाइगोट। तो छात्रों, अब ये नर और मादा दो भिन्न लिंग वाले हो गए। नर हमेशा आपका आकार में काफ़ी छोटा व संख्या में बहुत होते हैं, आकार में इनकी संख्या छोटी होती है। ये आकार अगर कह दें कि आकार में छोटा और संख्या में बहुत, संख्या में बहुत होते हैं। और यहाँ पे आकार इनका जो है बड़ा होता है, ये बड़े आकार में होते हैं, बड़े आकार में, संख्या एक या दो। अब यहाँ बात आई कि भिन्न लिंग वाले हैं। नर हमेशा शुक्राणु का निर्माण करता है और मादा हमेशा अंडाणु का निर्माण करते हैं, तब जाकर के लैंगिक प्रजनन का निर्माण होगा। और इससे जो इनका परिणाम आता है वो आपका युग्मनज या जाइगोट बनते हैं। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तब जाकर के निषेचन होता है, और निषेचन का जो परिणाम है वह युग्मक या युग्मनज या जाइगोट बनता है। तब हम कहते हैं कि यह लैंगिक प्रजनन जो है पूर्ण हुआ। अब इसके बाद
जब लैंगिक प्रजनन कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से इसका जो है विकास चलता है। अब कहते हैं कि यहाँ से फिर इसका डेवलपमेंट चलता है। अब डेवलपमेंट में क्या है कि 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल ये तरीके से बनना स्टार्ट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं तभी निषेचन होता है और उस प्रक्रिया को हम लैंगिक प्रजनन कहते हैं। और जब जाइगोट बनता है तब उसका विकास शुरू होता है। तो वहाँ पे जैसे हम कह सकते हैं 2 सेल बना, और फिर 4 सेल बना, फिर 8 सेल बना और फिर 16 सेल बना। इस तरीके से ये चलता रहता है। और इसमें जब 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल बने तो उस अवस्था को हम क्या कहेंगे? विदलन कहेंगे छात्रों, विदलन। अब विदलन जब होता है तभी जाइगोट का विभाजन होता है। और जाइगोट जो युग्मनज का तभी विभाजन होगा। तो युग्मनज सबसे पहले 2 सेल में, जैसे हम कह सकते हैं कि ये जाइगोट हो गया, मान लीजिए ये युग्मक हो गया, युग्मनज। अब युग्मनज जो हुआ तो क्या करता है? 2 सेल में बांट देता है। इस तरीके से 2 सेल बन गए। ये क्या है? 2 सेल हो गए। और 2 सेल से क्या है? फिर वो 4 सेल बना दिया इस तरीके से। अब ये आपके 4 सेल बन गए, ये आपके 4 सेल हो गए। 4 के बाद फिर क्या है कि 8 सेल बने। तो इसमें 8 में 2 बड़ा आपके आधे बड़े और आधे छोटे होते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से ये बन गए। फिर ये आपके 4 बड़े हो गए। तो ये 8 हो गए। 8 सेल बना कि नहीं बना? बन गए। अब इसमें क्या है कि आधे जो है 4 बड़े और 4 छोटे सेल। इसी तरीके से आपका जो लैंगिक प्रजनन का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, कैसे अगली जो है पीढ़ी लाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे डेवलपमेंट या विकास वृद्धि जो करते हैं वो कोशिका विभाजन के दौरान ही लैंगिक प्रजनन भी अच्छे से बताया जा सकता है। तो युग्मनज से फिर 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 जैसे ही कंप्लीट नहीं होगा, जैसे ही कि अगर आवश्यकता हो गई पूरी, तब वहीं पे एंड हो जाता उसका और उसके बाद एक नया निर्माण शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो विदलन है, विदलन में सारे प्रोसेस होते हैं। विदलन के बाद फिर आता है क्लीवेज के बाद फिर आपका जो है ब्लास्टुला, मारुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, ये तो सारे प्रोसेस दिखाए जाएंगे। ये तो हमने आपको लैंगिक प्रजनन के दौरान थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास किए। अब यहाँ पे जो हमने आपको बताया कि अलैंगिक में केवल एक जनक होते हैं जो एक नए जीव का निर्माण कर देते हैं, चाहे वो पौधा हो चाहे जीव जंतु हो। अब लैंगिक प्रजनन में क्या होता है? चाहे पौधे हो चाहे जंतु हो, नर और मादा दोनों आपके जो है युग्मक पाए जाएंगे, तभी लैंगिक प्रजनन का निर्माण होता है, और नहीं तो नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने आपको स्ट्रक्चर से भी दिखा दिया बना के, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हम अगला जो टॉपिक था, जो प्रजनन की बात थी, वो तो समाप्त कर दिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने इसी वीडियो में लेके आ रहे हैं, वो है आपका पुष्प एवं पुष्प के भाग। तो छात्रों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो आपके सामने रखे हैं, पुष्प एवं पुष्प के भाग। तो जो पुष्प है और उसके क्या क्या भाग होते हैं, तो यहाँ पे हमने दिखाया कि पुष्पी पौधों अथवा आवृत बीजी पौधों में नर तथा मादा जननांग पुष्पों में स्थित होते हैं। कोई पुष्प है उसमें नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं, और यह पुष्प में टोटल आपके 4 भाग होते हैं: बाह्य पुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। अब बाह्य पुंज होता है जो पुष्प का सबसे पहला भाग होता है, बाह्य पुंज। जैसा कि हमने पुष्प की लंबवत काट का
चित्र बना करके आपको दिखाए हैं कि जो बाह्य दल पुंज है ये सबसे पहला भाग होता है पुष्प का। इसके डिफिनीशंस भी है छात्रों, हम आपको डिफिनीशन जो परिभाषा उसको बता देते हैं। यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। इसका प्रत्येक भाग बाह्य दल अथवा सेपल कहलाता है। यह हरे रंग की पत्ती जैसी रचनाओं का यह चक्र पुष्प के भीतरी चक्रों की रक्षा करता है तथा प्रकाश संश्लेषण करता है। तो यह पुष्प के सबसे बाहरी चक्र का भाग होता है, बाहरी चक्र होता है। यह बाह्य दल, जिसे हम बाह्य दल कहते हैं, और बाह्य दल एक हरे पत्ती के जैसा दिखाई पड़ता है। और यह जो हरे पत्ती के जैसा दोनों तरफ आपके पाए गए हैं, एक तरीके जो लंबवत काट हमने दिखाया है, तो यह हरी पत्ती जो होती है यह एक तरीके से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए होता है और हमारे पुष्प की सुरक्षा भी करता है। इसके अंदर के जो पार्ट होते हैं उसकी सुरक्षा करता है। इसको हम सेपल्स कहते भी हैं। जो बाह्य दल पुंज है इसको एक तरीके से सेपल का नाम देते हैं, इसको सेपल कहते हैं। यह पुष्प के बाहरी चक्र है और इसे यह पुष्प का सबसे पहला चक्र होता है जो बाहरी चक्र मतलब पूरे पुष्प को घेरे रहता है। सेपल क्या है? बाहरी चक्र है। यह पुष्प का बाहरी चक्र है जो कि सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। और जो बाह्य दल पुंज है, जो बाह्य दल है, यह जो आकार इसका पत्ती के आकार का होता है, हरे रंग का होता है और हरा रंग रहेगा तभी यह सूर्य का प्रकाश ले करके, और पृथ्वी में तो रहता ही है पौधा, और खनिज लवण जल ले करके भोजन बना करके पूरे पुष्प को प्रदान करने का काम करता है। ये तो पहला भाग हो गया। अब जैसे अब बाह्य दल पुंज है, अगर देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर बाकायदे जो है इस तरीके से ही आपके बनाकर दिखलाया जाता है। इस तरह का है, ये आपके बाह्य दल पुंज हैं। इस तरीके से फिर ये आपका इस तरीके से किसी पुष्प में, फिर इस तरीके से आपका, और ऐसे जैसे मान लीजिए अगर सरसों का पुष्प हम लेते हैं तो उसमें बाह्य दल की संख्या 4 होती है। तो अब यहाँ पे जो हम केवल आपके पुष्प के भाग बता रहे हैं, न कि किसी अलग पौधे को बता रहे हैं। यहाँ पुष्प में कितने भाग होते हैं? 4 हैं। जो पहला भाग हमने आपको बताया कि बाह्य दल पुंज होता है, तो बाह्य दल पुंज एक पत्ती के आकार का होता है, हरे रंग का होता है। यह पूरे पुष्प को जो है सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये इसको हम सेपल्स कहते हैं। अब अगला पार्ट होता है दलपुंज आता है। सेकंड है दलपुंज। अब दलपुंज जो होता है यह पुष्प का दूसरा भाग होता है। दलपुंज आपके सेकंड पॉइंट है दलपुंज। अब ये तो आपका बाह्य दल हो गया, बाह्य दल, और दूसरा क्या है? दलपुंज है। अब दलपुंज जो होता है वो आपका पुष्प का दूसरा भाग होता है। दलपुंज या पुष्प का दूसरा चक्र होता है। इसका प्रत्येक भाग दल अथवा पंखुड़ी कहलाता है। इसका जो प्रत्येक भाग दल अथवा पंखुड़ी कहलाता है, जैसा कि हमने आपको फिगर में बनाया भी है। और इसके बाद जो है यह आपके पुष्प का दूसरा चक्र, पहला चक्र तो बाह्य दलपुंज था और दूसरा चक्र दलपुंज है। अब दलपुंज जो अभी तक तो आपने बाह्य दल के बारे में पढ़ा, अब इसके जो सेकंड पार्ट हैं वो आपके दलपुंज हैं। अब दलपुंज जो आपके ये सब पार्ट्स हैं ये आपके दलपुंज हैं, और दलपुंज का जो कार्य होता है वो भी आपके जो है अंदर के जितने पार्ट हैं उसकी सुरक्षा करता है। तो दल और पंखुड़ी कहते हैं यह प्रायः रंगीन पत्ती सदृश संरचनाएं होती हैं, और ये परागण जो आपके परागकोश हैं तो उसमें जो है सपोर्ट्स करता है, एक तरीके से परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है। जो दलपुंज होता है या एक कीटों के लिए, मतलब कि कीटों को आकर्षित करता है, कीटों को आकर्षित करता है। जो दलपुंज है वह कीटों को आकर्षित करने का काम करता है छात्रों। तो ये आपके पुष्प के जो भाग चल रहे हैं ये कीटों को आकर्षण करने का एक केंद्र है, एक
कह सकते हैं। बाह्य दल तो वो हरे भरे करता है पुष्प को एक तरीके से, और दलपुंज है वह कीटों को आकर्षित करते हैं। यह पुष्प का दूसरा चक्र है। अब थर्ड पॉइंट आता है आपका पुमंग, और पुमंग जो होता है इसको हम इंग्लिश में एंड्रोशियम कहते हैं। यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। जो पुमंग है यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। और चक्र होता है जो पुष्पी पौधों का नर जननांग है। पुंकेसर के दो भाग होते हैं। यह पुष्पों का नर जननांग कहलाता है, नर जननांग होता है। यह पुष्पों का जो है नर जननांग कहलाता है। और इसमें आपके दो भाग होते हैं। पुंकेसर के दो भाग होते हैं। पुंकेसर के दो भाग होते हैं। पहला आपका पूतंतु और दूसरा है आपका जो है पहला पूतंतु और दूसरा है परागकोश। दोनों का हमने आपको स्ट्रक्चर बनाया, पूतंत और परागकोश, जो कि आपके पुमंग के भाग हैं। तीसरा जो यहाँ पे आपका तीसरा भाग है ये आपका, ये तो दलपुंज हो गए, और ये जो आपका है ये पूतंत और परागकोश होते हैं। यह नर जननांग का भाग है, ये नर जननांग के भाग हैं। और पहला पूतंत जो होता है, अब पूतंत को आप देख लीजिए कि यह पुंकेसर का निचला धागे के समान पतला भाग होता है। पुंकेसर का निचला भाग है। पुंकेसर का निचला भाग होता है। जो पुंकेसर के हैं, ये पुंकेसर जो परागकोश के निचला भाग और पतला होता है, पतला होगा। यह निचले सिरे पे पुष्पासन पे लगा होता है। यह निचले सिरे से पुष्पासन पे, जो पुष्पासन है उसके निचले सिरे पे जुड़ा होता है या लगा रहता है। सेकंड भाग है परागकोश। यह पूतंतु का फूला हुआ ऊपरी सिरा है, इसमें परागकण भरे होते हैं। यह पूतंतु का ऊपरी सिरा और फूला हुआ होता है। ये आपका ऊपरी सिरा है, ऊपरी सिरा और फूला हुआ भाग होता है, फूला हुआ भाग होता है। छात्रों ये है जो पुमंग है, पुमंग में दो भाग हुए, पूतंत हुआ और परागकोश हुआ। जो परागकोश है वह पूतंत से ऊपर थोड़ा सा अंडेकार फूला हुआ भाग होता है, जिसको हम परागकोश कहते हैं। और इसमें आपके परागकणों से युग्मक परागकोश भरे होते हैं और परागकणों से नर युग्मक, ये परागकोश से आपके नर युग्मक का निर्माण होता है। और नर युग्मक जो होते हैं वो निषेचन के बाद बीज बनाते हैं। जो नर युग्मक है ये निषेचन के बाद, मतलब जब इसमें एक तरीके से आप कह सकते हैं कि निषेचन के बाद यह बीज बनाते हैं। जब निषेचन हो जाएगा तो ये एक तरीके से बीज बना लेंगे छात्रों। ये आपका थर्ड पॉइंट था, इसको हमने आपको बताए। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका परागकोश के बाद होता है कि इसमें जायांग की बात आती है। तो अब यहाँ पे जायांग जो होते हैं वो अब जो है कि यह पुष्पासन पर पुंकेसरों से घिरे होते हैं। यह पुष्पासन पर पुंकेसरों से घिरा होता है और अंतिम चक्र होता है। यह पुष्प का मादा जननांग होता है। इसका निर्माण एक या अधिक अंडव द्वारा होता है। मतलब ये जो आपके पुष्पासन का भाग है अंतिम चक्र है। यहाँ 4 चक्र थे, वाह्यदल, दलपुंज, पुमंग और जायांग। यह पुष्प का अंतिम चक्र है और इसमें
जो है आपके मादा जननांग पाए जाते हैं। अभी तक जो पुमंग था उसमें नर जननांग थे और जायांग में मादा जननांग होते हैं। और ये मादा जननांग के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। इसमें क्या है, अंडाशय में वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ये 3 भाग जो होते हैं जायांग में पाए जाते हैं। जैसा कि हमने फिगर के माध्यम से आपको दिखाया कि अगर बीजांड का भी निर्माण होता है तो आपके मादा जननांग में ही होता है। मादा जननांग में आपके अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र तीनों को मिलाकर के अंडाणु बनते हैं। अब बात यह है कि अंडाशय जो होते हैं उसकी परिभाषा क्या है। तो अंडाशय, अंडक का सबसे निचला फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। फूला हुआ भाग, तो यह आपके जो जायांग का जो निचला भाग है वह आपके फूला हुआ अंडाशय कहलाता है। ये क्या है, फूला हुआ भाग होगा, फूला हुआ भाग, ये आपका अंडाशय, फूला हुआ भाग को हम अंडाशय कहते हैं। अंडाशय, इसमें बीजांड का ओव्यूल होता है, बीजांड में मादा युग्मक बनता है। निषेचन के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल बनता है। निषेचन के बाद बीजांड से बीज और अंडाशय से जो है फल का निर्माण होता है। सेकंड, वर्तिका, वर्तिका को हम स्टाइल कहते हैं इंग्लिश में, इसको स्टाइल। अब जो स्टाइल है वर्तिका का, जो अंडाशय का आपका अंडाणु का सेकंड पार्ट होता है, वो आपको देखने में ट्यूब के जैसा दिखाई पड़ता है। तो अंडाशय का ऊपरी भाग एक पतली छोटी नलिका बनाता है जिसे वर्तिका कहते हैं। यह अंडाशय के ठीक ऊपर पतली और नलिका के आकार का होता है जिसे हम वर्तिका या स्टाइल कहते हैं। और इसके बाद जो है कि निषेचन के समय इससे होकर के पराग नली जाती है। निषेचन के समय जो पराग नली है वो इससे होकर के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। तो जो वर्तिकाग्र पार्ट है, वर्तिका के शीर्ष पर एक छोटी गोल घुंडी नुमा बनी होती है जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। इसमें एक चिपचिपा तरल पदार्थ निकलता है जो परागकण को चिपकाने में सहायक होता है। तो ये वर्तिकाग्र है, ये घुंडी के आकार का भाग होता है। इसमें एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो परागकण को जो है चिपकाए रहने में मदद करता है। छात्रों, ये तो हमारा पुष्प और पुष्प के भाग चल रहे हैं। अब हम इसमें जो है आपको जो बताया कि जायांग जो है आपके मादा जनन अंग होते हैं और मादा जनन अंग में जो है आपके 3 अलग से पार्ट हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। जो कि जायांग का जो फर्स्ट पार्ट अंडाशय है वो फूला हुआ पार्ट होता है। इसके बाद जो आपके अंडाशय जो है फल का निर्माण करता है और इसके बाद वर्तिका जो है आपके देखने में छोटी पतली होती है और इसके ऊपरी वाला भाग एक घुंडी नुमा होता है जिससे वर्तिकाग्र कहते हैं। और वर्तिकाग्र में जो है चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो परागकण को चिपकाए रहने में मदद करता है। अब छात्रों, इसमें जो आपके जो पार्ट्स हैं इसमें कुछ आपके पार्ट्स अलग से होते हैं जो आपके प्रथम या द्वितीय भाग दल एवं दल तक सहायक जनन अंग होते हैं, या कह सकते हैं कि ये लैंगिक जनन में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये आपके लैंगिक जनन में सहायता प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट है आपका क्या कहते हैं, परागण एवं इसके प्रकार। तो परागण 2 प्रकार से होता है, इसको हम बताने चल रहे हैं। तो छात्रों, अब हम आपको परागण एवं इसके प्रकार में बताने चल रहे हैं। तो परागण जो आपका है वो परागकणों के परागकोश से मुक्त होकर, परागकणों के परागकोश से मुक्त होकर के उसी जाति के पौधे की पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण आपका प्रजनन से संबंधित शब्द है
और यह परागकण अगर मान लीजिए कि कोई एक पौधा है तो उसी जाति के जो है पौधे में जो है परागकोश जो है मुक्त किया जाता है, और वह मुक्त करने के बाद वर्तिकाग्र तक जब पहुंचने की क्रिया को ही परागण कहते हैं। परागण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण जो स्वयं से वर्तिकाग्र तक पहुंचा सके वो आपका स्वपरागण, और परपरागण वह एक तरीके से आपका कीड़ों के माध्यम से होता है। तो यहाँ पे जो स्वपरागण की परिभाषा है, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर उसी पौधे से किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। यह परागण द्विलिंगी पुष्पों अथवा एक ही पौधे पर उपस्थित दो एक लिंगी पुष्प में होता है। इसमें क्या है कि उदाहरण जो है दो एक लिंगी पौधों में ही आपका जो है परागकण जो है परागित करता है। अब दूसरा जो है परपरागण है, तो परपरागण का जो है परिभाषा होती है, जब किसी पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, परपरागण। एक ही जाति के दूसरे पुष्प पे पहुंचने की जब क्रिया होगी तो उसको हम परपरागण कहते हैं। तो छात्रों जो परपरागण है, परपरागण का जो आपका ये उदाहरण है, परपरागण में आपका जो कीड़ों के द्वारा, ये परपरागण में क्या है, यह किसी कीड़ों के द्वारा या कीड़े द्वारा जो है ये आपका जो है परागकण को परागित करते हैं। तो यहाँ बात ये आई कि स्वपरागण और परपरागण। तो स्वपरागण और परपरागण को हमने बताया कि जो स्वपरागण है जो एक लिंगी पौधों में आपके होते हैं, तो जो एक लिंगी पौधा है वो आपके एक तरीके से कह सकते हैं कि इसमें जो लाभ है तो इसके द्वारा किसी जाति की शुद्धता को अनिश्चित काल तक सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि जो स्वयं होते हैं वो अनिश्चित काल तक की इसकी शुद्धता को हम रख सकते हैं। लेकिन अगर परपरागण देखा जाए तो ऐसी प्रक्रिया नहीं होती है। अब सेकंड है कि इसके परागकण कम खर्च में होते हैं, पौधों को ज़्यादातर परागकण बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरा वो परागकण होने की संभावना अधिक होती है। स्वपरागण में जो है परागकण होने की संभावना अधिक होती है और परपरागण में ऐसा नहीं होता है। अब देखिए परपरागण जो होता है वो क्या है कि कीटों के द्वारा होते हैं, तो इनमें आकार साइज पक्षी परागण होते हैं, जल परागण। देखिए इसमें क्या है, परपरागण में पक्षियों की सहायता से या कीड़ों की सहायता से जो है कि परागित करते हैं। तो ये हमारे जो परागण है ये प्रजनन से जो संबंधित है, तो इसमें आपके स्वपरागण और परपरागण जो है क्रिया पुष्पों में होती है। छात्रों अब हम अगला जो ये बताएंगे इसमें कि परपरागण जो होते हैं उसका जो मेन वो है वो आपके जैसे कीड़ों के द्वारा, जैसे आप कहते हैं कि पौधों में प्रजनन कैसे, पुष्पों में प्रजनन कैसे होगा। तब पुष्पों में जो प्रजनन है, मान लीजिए सरसों का ही पुष्प है तो एक ही पौधे में दोनों जननांग हैं, नर और मादा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि नर हो चाहे मादा हो, वहाँ के जो पुष्प के परागकण हैं वो एक कीड़ों के माध्यम से जो है वहाँ तक पहुँचते हैं। जो आपके जायांग हैं, जो मादा जननांग है, वहाँ तक वो कीड़ों के माध्यम से ही पहुँचते हैं। और इस तरीके से आपका जो है पूरी तरीके से प्रजनन समाप्त हो जाता है। तो छात्रों जो हमारा आज का जो टॉपिक था ये हमने आपको जो है कि बताए, और अब हम आपको अगले टॉपिक की ओर जब लेके चलेंगे तो अब यहाँ पे जो स्वपरागण और परपरागण तो आज तो हमने जनरल तरीके से हमने आपको थोड़ा सा बताया। इसको हम अगले वीडियो में आपको और अच्छे तरीके जो है बताने का प्रयास करेंगे और फिगर के माध्यम से, और इसके क्या एग्जाम्पल है इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है बताने का प्रयास करेंगे और बताएंगे, और आपको अच्छा भी लगेगा, समझ में भी आएगा। तो इस तरीके से छात्रों ये आज का हमारा जो टॉपिक था वो समाप्त होता है। धन्यवाद।